हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अयाबा को देखते हैं जो कि अपने मदर एंड सिस्टर के साथ रहा करता था। आज उसका समर वेकेशन के बाद स्कूल का फर्स्ट डे था, इसलिए वो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में ट्रैफिक होती है, लेकिन जैसे तैसे बचकर वो जल्दी टाइम से स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों से मिलता है और समर वेकेशन के बाद सब पहली बार मिले होते हैं। क्लास में जाते ही सबको पता चलता है कि सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई है और अयाबा को हीना नाम की एक लड़की के साथ बैठना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शाय होती है। हीना जैसे ही अयाबा को देखती है वो तो और भी ज्यादा शाय फील करती है और उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अयाबा के अकॉर्डिंग हीना हाल ही में जापान रहने आई थी, इसलिए वो ज्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और एक दूसरे को अवॉइड किया करते थे। जब हीना अपना काम कर रही थी तो उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है। अयाबा उसे पकड़ लेता है। हीना को समझ नहीं आता कि वो उसे थैंक यू कैसे करे और बहुत ही एम्बैरेस होके वो इरेजर लेने जाती है और खुद ही नीचे गिर जाती है, जिससे अयाबा उसे पकड़ने जाता है और दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आकर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। जैसे टीचर कहते हैं कि तुम दोनों अपने आपस में ध्यान मत दो बल्कि पढ़ाई पे ध्यान दो। ब्रेक के टाइम पे अयाबा अपने दो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, जहाँ पे दोनों को ये कंफ्यूजन थी कि भला हीना अयाबा में क्या देखती है जो उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। लेकिन अयाबा को उनकी कोई भी बातों में इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने गेम को कंटिन्यू करता है। तभी हीना के पास अयाबा का एक दोस्त आता है जो हीना से पूछता है कि क्या तुम्हें अयाबा पसंद है, इसीलिए तुम हमेशा उसे देखती रहती हो। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि अयाबा मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से है। हम दोनों पहले एक ही टीम में बास्केटबॉल खेला करते थे, लेकिन किसी रीजन से मुझे इंजरी हो गई, जिस वजह से मुझे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करे और मेरे साथ अयाबा ने भी स्कूल चेंज कर लिया। इस वजह से मैं बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सडनली हीना अपने फोन पे एक नोटिफिकेशन देखती है जहाँ पे पता चलता है कि स्पेस से एक मीका आया है, जिसके अंदर जो पायलट था वो फ्यूचर से आया है और वो इसी टाइम पीरियड में आया है क्योंकि उसे अयाबा से काम था। फिर वो कुछ भी टाइम वेस्ट करे बिना सीधे अयाबा के पास आता है और उससे गन पॉइंट पे हेल्प करता है। हीना उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाए उसके पहले ही अयाबा और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं और उसके साथ पायलट भी उन्हें चेज करता है। पायलट अपने इंफ्रारेड से एरिया को स्कैन करता है जहाँ पे उसे अयाबा और उसके फ्रेंड्स दिखाई देते हैं, जिससे पायलट उनके पीछे जाता है और उन पे अटैक करने लगता है, जिसके बीच में अयाबा के दो दोस्त पीछे गिर जाते हैं। जहाँ पे अयाबा नोटिस करता है कि पायलट उन्हें टारगेट नहीं कर रहा है और वो स्पेसिफिकली सिर्फ अयाबा को ही टारगेट कर रहा है, जिससे वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ के खुद ही उस पायलट की तरफ भागने लगता है। पायलट उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन जो मेका का ऑटो एम मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही यूजलेस होता है, इसीलिए पायलट उसे यूज नहीं कर पाता एंड मैन्युअली अटैक करने चाहता है। लेकिन पायलट की जो फाइटिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत ही बेकार होती हैं, जिस वजह से वो अयाबा पे अटैक नहीं कर पाता है। इसी बीच हीना एक मोटरसाइकिल पे बैठती है और स्पीड ऑफ करके वहां से चली जाती है। यहाँ पर अयाबा भी एक क्राउडेड रेजिडेंशियल एरिया में भाग रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पायलट आता है और वहाँ पे सभी चीजों को बर्बाद कर देता है। तभी पीछे से हीना आती है और वो अयाबा से उसे फॉलो करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अयाबा को लेकर एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में जाती है, जहाँ पर वो खुद के मेका को भी एक्टिवेट करती है। फिर अपने मेका को लेकर वो बाहर जाती है और पायलट के साथ लड़ने लगती है। जब अयाबा वहां से भागने ही वाला था तभी हीना उससे बुलाती है और अपने साथ मेका में बैठने के लिए कहती है। जब दूसरा पायलट हीना को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि हीना भला ऐसा क्यों कर रही है, जिसके बाद वो अपना एक वेपन निकालता है और उससे हीना के एक आर्म को कट ऑफ कर देता है। लेकिन हीना का एक हाथ अभी भी नेक्ड था, जिससे वो अपने वेपन का यूज करती है और वो दूसरे पायलट पे अटैक करती है और उसे लगता है कि उसने उस पायलट की सारी ही पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद अयाबा उससे पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो। हीना बताती है कि मैं और वो दूसरा पायलट हम दोनों फ्यूचर से हैं। मुझे यहाँ पे अयाबा के ही फ्यूचर सेल्फ ने भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और इसीलिए इतने दिन से मैं तुम्हारे आसपास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थी। अब हीना को लग रहा था कि उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जिससे वो वापस से अपनी दुनिया में जाना चाहती थी और उसे लग रहा था कि अब अयाबा भी अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाएगा। लेकिन जो दूसरा पायलट था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। वो अपनी पूरी पावर का यूज करके हीना की तरफ लॉन्च होता है और हीना के मेका को पकड़ लेता है और साथ में अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला बटन दबा देता है। हीना अपनी कॉकपिट ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पायलट ने उसे कवर करके रखा था, इसलिए कॉकपिट भी ओपन नहीं हो पाती है। हीना की नजर तभी उस टाइम पोर्टल पे जाती है जहाँ से वो पायलट आया था और अपने साथ साथ उस पायलट को भी उसी टाइम पोर्टल में खींच लेती है। वो पायलट फिर वहीं पे क्रैश हो जाता है। हीना को पता था कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिससे वो अयाबा से कहती है कि अब तुम फ्यूचर जाने वाले हो और वहां जाते ही तुम डियो को ढूंढना। उसके बाद हीना उसी टाइम पोर्टल में डिसअपीयर हो जाती है। कुछ देर बाद अयाबा भी फ्यूचर में पहुंच जाता है।
वो देखता है कि वो एक मेका के अंदर है। तभी वहाँ पर उसे रेडियो कम्युनिकेशन सुनाई देती है। पता चलता है कि जो सामने पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि डियो है। तभी अयाबा देखता है कि उसके सामने बहुत ही इंटेंस वॉर चल रही है और सभी लोगों को जब पता चलता है कि वहाँ पे अयाबा आ गया है तो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। अयाबा को पता नहीं था कि अभी भी ये प्लेस कौन सा है। साथ ही उन लोगों को किसी को भी हिना के ओरिजिन के बारे में नहीं पता था। सभी को भी यही लग रहा था कि उन्हें यहाँ से निकलना ही बेस्ट रहेगा। तभी वहाँ पे डियो नाम का लड़का आता है जो आते ही अयाबा को खुद के साथ कंबाइन करने के लिए कहता है। अयाबा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर जो कैप्टन था वो अयाबा एंड डियो को साथ में मर्ज होने की परमिशन देता है। उसे पता था कि दोनों साथ में मिलकर अच्छे से फाइट कर सकते हैं और अभी इस मोमेंट पे बैटल जीतना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था और अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेने के लिए रेडी था। फिर वो डियो को कॉल करता है और मर्जर की परमिशन दे देता है। डियो अयाबा से खुद को मर्ज करने के लिए कहता है। अयाबा भी अग्री होता है। फिर डियो से अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहता है। अयाबा भी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही उसके रोबोट में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं और वो डियो के रोबोट के साथ मर्ज हो जाता है। फिर डियो जाके अयाबा के रोबोट के पास खड़े हो जाता है। देन फिर डियो चार्ज लेता है एंड फाइट करने लगता है। सभी लोग सरप्राइज होते हैं कि अयाबा एंड डियो कितने ही कंपैटिबल हैं और साथ में कितनी अच्छी फाइट कर रहे हैं। अयाबा को जल्दी से ही सारे मैकेनिज्म समझ आ जाते हैं और उसे फाइट करने का तरीका भी जल्दी ही समझ आ जाता है। अयाबा इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म से सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और अपने मेका से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करने लगता है और उसे कंट्रोल भी कर पाता है। जो मिशन कमांड थे वो भी ये सब कुछ देख के शॉक रह जाते हैं कि अयाबा एंड डियो कितने ही कंपैटिबल हैं। डियो फ्लाई करते हुए फाइट कर रहा है और अयाबा भी अपने मेका को खुद ही कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन जल्दी उनकी ये कोऑर्डिनेशन उन्हीं पे भारी पड़ जाती है। जब अयाबा पे अटैक होता है वो नीचे गिरता है जिसके साथ साथ डियो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन जल्दी अयाबा खुद के पोस्चर को रिगेन करता है एंड देन फिर एनिमी के साथ लड़ने लगता है। जब एनिमी उस पर अटैक करने आता है तो वो इंस्ट्रक्शनल इमेजेस को टर्न करता है एंड देन फिर अपने एनिमी को हाफ कट कर देता है जिससे वो रोबोट एक्सप्लोड हो जाता है। उसके साथ ही के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें डियो एंड अयाबा का ये सिंक्रोनाइजेशन फाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनके पैर को तोड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद बेज डियो के ग्रुप को कमांड करते हैं कि वो लड़े बिना ही वापस आ जाएं और डेप्यूटी कमांडर से पूछती है कि अब उन्हें अयाबा के साथ क्या करना चाहिए। कमांडर कहते हैं कि अयाबा के साथ जो भी करना है वो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बेस छोड़ के जाना होगा क्योंकि फाइटिंग की वजह से ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया है। यहाँ पे अयाबा भी बहुत ही ज्यादा थक चुका था। डियो भी ये चीज समझ जाता है जिससे वो अपनी सिंक्रोनाइजेशन तोड़ देता है जिससे अयाबा के विंग्स टूट जाते हैं एंड वो गिरने वाला होता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को सेफली लैंड कर लेता है। उसके बाद सभी अयाबा को अपने मेका में से बाहर निकलने के लिए कहते हैं लेकिन अयाबा को अपनी कॉकपिट ओपन करना नहीं आती है। लेकिन डियो बाहर से उसकी कॉकपिट ओपन करता है एंड उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे कमांडर अपने सुपीरियर से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सुपीरियर उसे ऑर्डर करता है कि एक्सपेरिमेंट के जितने भी सबूत हैं उन्हें मिटा दिया जाए। साथ ही में वो अयाबा को भी खत्म करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे अयाबा को इंटरोगेट किया जाता है जहाँ अयाबा को पता चलता है कि अभी वो ईयर 2088 में है जहाँ पे जापान फ्री फेडरेशन की एलाई है और पिछले साल से ही फ्री फेडरेशन ने फेडरल रिपब्लिक पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। अयाबा डियो से पूछता है कि क्या तुम सच में डियो हो, लेकिन डियो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो कि हम दोनों दोस्त हैं। साथ ही वो अयाबा पे ये भी ट्रस्ट नहीं करता है कि वो 70 ईयर पास्ट से आया है। लेकिन तभी कमांडर डियो और उसके दोस्तों को मीटिंग में बुलाने के लिए कहती हैं। जब सब जाने लगते हैं तभी अयाबा डियो को हीना की हेयरपिन दिखाता है। शायद उसे लग रहा था कि हेयरपिन देख के डियो हीना को पहचान जाए, लेकिन डियो का उस हेयरपिन देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं था जिससे पता चलता है कि वो भी हीना को नहीं जानता था। यहाँ पे कमांडर को जब पता चलता है कि अयाबा 70 ईयर पास्ट से आया है तो उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके प्रेजेंट में टाइम ट्रैवल को ज्यादा अजीब चीज नहीं थी। अब कमांडर कहते हैं कि अयाबा ने हमारी फाइट में हेल्प भी करी है, इसलिए फिलहाल हम उससे शिप पे ही रखेंगे, लेकिन सभी उस पर नजर रखेंगे। डियो अब अयाबा के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद अयाबा को उसकी सारी बिलोंगिंग वापस दे दी जाती है जहाँ पे एक लड़की और उसका भाई आते हैं और अयाबा को शिप पे कैसे फंक्शन करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि ये शिप बहुत ही बड़ी है, अगर वो घूमना नहीं चाहता है तो उसे अपने मूवमेंट्स कम से कम रखनी होगी। अब शिप डिपार्ट होने वाली थी तो वो लड़की और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। अयाबा को फील होता है कि मैं भी हीना रॉन्ग थी डियो को लेकर, क्योंकि डियो तो हीना को पहचानता ही नहीं है। उसके बाद शिप डिपार्ट होती है एंड हवा में उड़ जाती है। दूसरी तरफ हम सबमरीन को देखते हैं जिसमें
रिपब्लिक साइड के लोग होते हैं जो वापस से फेडरेशन की शिप पे अटैक करने के लिए अपने यूनिट को भेजते हैं। लेकिन फेडरेशन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने बेस से पहले ही वहां से जा चुके थे। यहाँ से हमें बताते हैं कि 21st सेंचुरी के हाफ में ही ह्यूमंस को एक न्यू टाइप की एनर्जी मिली थी। इस एनर्जी ने पूरे ही वर्ल्ड की सिचुएशन को चेंज कर दिया था और इस एनर्जी को एंड में रिपब्लिक ने पोजेस कर लिया था, जिससे वो जल्दी से ग्रो करते गए और खुद को एक्सपांड करते गए। जो भी कंट्री उन्हें अपोज करना चाहती थी उन्हें अलायंस करना पड़ा और उसके बाद फ्री फेडरेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई ताकि वो रिपब्लिक से लड़ सकें। अब फाइट में बार बार फेडरेशन रिपब्लिक से हारती रहती थी, जिस वजह से फेडरेशन को एक न्यू सिस्टम बनाना पड़ा जिसका नाम सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम था, जिससे दो लोग एक साथ रिपब्लिक से फाइट कर सकें। लेकिन उनका सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बार बार अनएक्सपेक्टेडली फेल होता गया, जिससे पूरा ही प्रोजेक्ट खराब हो गया और कुछ सालों के लिए उसे पॉज कर दिया गया। लेकिन 1 साल पहले इस सिस्टम को वापस से रिज्यूम करा गया, लेकिन सीक्रेटली अभी भी इस पे रिसर्च हो रही थी और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मायो नाम की लड़की अयाबा को बता रही थी, लेकिन अयाबा सो गया था, जिससे वो गुस्सा होकर इस पे चिल्लाती है। कमांडर ने ही मायो से कहा था कि वो अयाबा को इस बारे में सब कुछ बताएं। अब ये एक नेशनल सीक्रेट था और अयाबा को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए कमांडर ने उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि अगर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में किसी को भी पता चल जाएगा तो उनके लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ पे अयाबा मायो को सॉरी कहता है क्योंकि वो सो गया था। वो बताता है कि मैं बहुत ही थक गया हूँ, पहले मुझे स्कूल में फाइट करनी पड़ी, उसके बाद मैं फ्यूचर में आ गया, फिर मुझे यहाँ फाइट करनी पड़ी एंड देन फिर तुम मुझे ये सब कुछ बता रही थी। फिर वो उसे हीना के बारे में भी बताता है, लेकिन मायो भी हीना को नहीं जानती थी और वो कंफ्यूज होती है। उसे लगता है कि मे बी अयाबा इतनी सारी फाइट करके आया है तो वो अपने दिमाग में ही कुछ सीनरीज बना रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद मायो अयाबा को उसी मेका के पास लेके जाती है जिसे अयाबा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन मेका देख के अयाबा समझ जाता है कि ये तो हीना का मेका नहीं है जिसमें वो इस वर्ल्ड में आया था। मायो बताती है कि ये मेका वन ऑफ अ काइंड है, इसे सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बनाया गया है और वो ही पर्सन इसे यूज कर सकता है। और वो कहती है कि अगर तुम इसे नेक्स्ट बैटल में यूज करोगे तो वो और भी ज्यादा अच्छे से सिंक्रोनाइज होगा। अयाबा को समझ नहीं आता है कि वापस से उसे बैटल में क्यों जाना पड़ेगा और फिर से सिंक्रोनाइजेशन क्यों करनी होगी। तभी वहाँ पे डियो आता है और मायो पे गुस्सा करने लगता है अयाबा को इस तरह हर जगह घुमाने के लिए। तभी वहाँ पे अलार्म्स बजने लगती हैं। मायो भी सुनती है एंड अयाबा को अपने रूम में जाने के लिए कहती है और फिर वो भी डियो की तरफ भागने लगती है। लेकिन अयाबा को तो पता ही नहीं था कि उसके रूम का रास्ता कौन सी तरफ है। अब मेन शिप को चार्ज होने के लिए 3 से 5 मिनट लगते थे और इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए सभी पायलट्स को बाहर भेजा जाता है ताकि वो दूसरी शिप से लड़ाई करें, तब तक शिप चार्ज हो सके। अब उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि सामने वाली शिप में सिर्फ 3 ही लोग हैं, जिससे डियो और उसके 2 दोस्त लड़ने के लिए जाते हैं। अयाबा भी खड़े हुए ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ बाहर डियो और उसके दोस्त कुछ देर तक उस शिप के साथ लड़ते रहते हैं। तभी उनकी शिप भी चार्ज हो जाती है, जिससे कमांडर वापस से उन्हें शिप में आने के लिए कमांड करते हैं। जिसके बाद उनका एनिमी भी रिट्रीट कर लेता है, तो कमांडर को लगता है कि उनकी जो बाकी की जर्नी है वो स्मूथली बीत जाएगी। तभी शिप के रेयर थ्रस्टर पे कैनन अटैक होता है और जिस पर्सन ने उस पर अटैक किया था वो रिपब्लिक का हाई रैंकिंग कमांडर था, उसका नाम एल्फ्रेड था। फिर उसके बाद एल्फ्रेड वापस से उनके शिप पे अटैक करता है। कमांडर को तो बिलीव नहीं होता है कि आज उनका इतना बैड लक कैसे हो सकता है। तभी वाइस कैप्टन रियो के ग्रुप को एल्फ्रेड को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन जो 3 लोग उनके साथ पहले से फाइट कर रहे वो रिट्रीट नहीं करे थे, वो वापस से आ जाते हैं, जिससे उनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब डियो को एल्फ्रेड के साथ लड़ने का साइन किया जाता है, लेकिन एल्फ्रेड देखता है कि उसने सिंक्रोनाइजेशन नहीं करी है, इसीलिए वो उससे ज्यादा डरता नहीं है। तभी शिप का इंजीनियर अयाबा से पूछता है कि तुम्हें स्विम करना तो आता है ना, क्योंकि वर्स्ट केस में शिप डूब जाएगी और हम सबको स्विम करके ही यहाँ से सर्वाइव करना होगा। तभी कमांडर अयाबा और इंजीनियर को उसकी हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि डियो एल्फ्रेड से लड़ रहा है, लेकिन वो नोटिस करता है कि एल्फ्रेड फाइट बैक नहीं कर रहा है। दरअसल में एल्फ्रेड किसी और का वेट कर रहा था फाइट करने के लिए। जो दूसरा फाइटर था वो कोई और नहीं बल्कि हीना थी, जो कि रिपब्लिक की एक सोल्जर थी, जो कि फॉर्मर कॉम्बैट की पायलट थी और बहुत ही हाई रैंक पे थी। हीना डियो से लड़ती है और उसे कॉर्नर कर देती है, जहाँ सभी डर जाते हैं कि मे बी एल्फ्रेड डियो को रिपब्लिक के लिए कैप्चर करना चाहते हैं। यहाँ पर इंजीनियर बताता है कि अयाबा भी लड़ने के लिए रेडी है। कमांडर अयाबा से सॉरी कहता है कि उसके जैसे सिविलियन को वो इतनी बड़ी बैटल में लड़ने के लिए फोर्स कर रहा है,
लेकिन अयाबा कहता है कि बैठ के बैटल देखने से अच्छा तो लड़ना है, क्योंकि मरना तो अगर है ही तो लड़ के मरना ही बेटर रहेगा। एल्फ्रेड नोटिस करता है कि एक और मैक आ रहा है, जिससे वो हिना से कहता है कि डियो को जितना दूर रखो उतना बेटर रहेगा। लेकिन डियो तभी फाइट बैक करता है एंड पीछे की तरफ चले जाता है। डियो दरअसल में अयाबा के साथ फिर से सिंक्रोनाइज करने का ट्राई कर रहा था और सेम रेडियस में आते ही दोनों सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डियो फिर अयाबा को हिना से लड़ने के लिए छोड़ देता है और खुद एल्फ्रेड को चेस करने के लिए चले जाता है। एल्फ्रेड ने भी अपने कैनन को रिचार्ज कर लिया था और फिर वो डियो की तरफ एम करता है, लेकिन डियो 2 कंसेक्यूटिव शॉट्स को डॉज कर देता है, जिससे एल्फ्रेड को सपोर्ट के लिए कॉल करना पड़ता है। हिना भी वहां से रिट्राइव करना चाहती थी, लेकिन अयाबा उसे रोक देता है। अब डियो के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से एल्फ्रेड का जो सारा ही प्लान था वो फ्लॉप हो जाता है। एक सोल्जर डियो की तरफ एम करना चाहता था, लेकिन डियो उसी को ही सर्कल करता है एंड शॉट करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक एक करके सारे सोल्जर रिट्राइव करने लगते हैं। हिना अभी भी जीतना चाहती थी, जिससे वो अयाबा से लड़ती है, लेकिन अयाबा भी पीछे नहीं हटता है और उसके हेलमेट को स्मैश कर देता है और रिवील होता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि हिना से लड़ रहा था, जिससे वो फोर्सफुली अपना सिंक्रोनाइजेशन रोक देता है और डियो पे भी इससे इफेक्ट होता है। फिर वो हिना के कॉकपिट को ओपन करता है और उसकी हेल्प करने उसके पास जाता है, लेकिन तभी हिना को होश आता है और वो अयाबा को नहीं पहचान पाती है। तभी हिना का टीममेट अयाबा पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन पीछे से कॉर्नार्ड आके अयाबा को बचा लेता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें हिना को अपने साथ ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन बैटल के बीच में इतना रेकलेस बिहेव मत करो। इसके बाद अयाबा अपने कॉकपिट में वापस चले जाता है, क्योंकि हिना उसे बार बार शूट कर रही थी। तभी पीछे से उसका टीममेट आता है और हिना को अपने साथ ले जाता है। एल्फ्रेड फिर जानबूझ के कॉनराड को शूट करता है और फिर अपने टीममेट्स को लेके वहां से चले जाता है, लेकिन कॉनराड को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, जिसके बाद डियो की भी टीम वापस से अपने शिप पे पहुंच जाती है। डियो जाते ही अयाबा पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसने हिना के लिए कॉकपिट ओपन क्यों करा और उसकी वजह से कॉनराड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पहले से हिना को जानता था या नहीं जानता था, लेकिन बैटलफील्ड में सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं, एक एनिमी फोर्सेस और दूसरा फ्रेंडली फोर्सेस। लेकिन जो इंजीनियर था वो अयाबा पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि अयाबा की हेल्प से ही पूरी शिप सर्वाइव कर पाई और सप्लाई स्टेशन तक पहुंच पाई। उसके बाद अयाबा कॉनराड से भी माफी मांगता है, लेकिन कॉनराड उस पर नाराज नहीं था, क्योंकि अयाबा ने 2 बार उन्हें रिपब्लिक से बचाया था और फिर वो अयाबा से भी ज्यादा ना गिल्टी फील करने को कहता है। दूसरी तरफ रिपब्लिक में हिना को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि उस पर अब स्पाई होने का सस्पिशियस लग गया था, क्योंकि फेडरेशन साइड में सभी को हिना का नाम पता था। यहाँ पे फेडरेशन साइड में भी ऐसे ही सस्पिशियस थे, जहाँ पे कितनों को लग रहा था कि अयाबा में भी रिपब्लिक साइड से स्पाई बन के यहाँ पे आया है। कमांडर कहते हैं कि अयाबा को प्रोबेशन पे रखना चाहिए और उसे कांस्टेंट सर्विलेंस में भी रखना चाहिए। अब वो जिस स्टेशन पे आए थे वो वही जगह थी जहाँ पे अयाबा पास्ट में रहा करता था। वो मायो से सिटी घुमाने के लिए कहता है और वही जगह जाता है जहाँ उसका घर हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर सब चीजें फ्लैट थी और उस लैंड को रीडेवलप किया जा रहा था। अयाबा अपने सिस्टर को ढूंढने का सोचता है, लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन होती है कि अगर उसकी सिस्टर जिंदा भी होगी तो अब 88 ईयर्स की होगी। मायो भी उसकी सिस्टर को ढूंढने का ट्राई करती है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसके बाद दोनों ही अयाबा के ओल्ड स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे पूरा ही स्कूल बैटल की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अयाबा जब अपने बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है तो हिना को याद करता है, फिर मायो से रिपब्लिक के बारे में पता लगाने को कहता है, क्योंकि वो फिर से एक बार हिना से बात करना चाहता था। लेकिन मायो कहती है कि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसे बैटलफील्ड में देखा गया है। अयाबा कहता है कि मुझे भी ये सब कुछ बहुत ही क्रेजी लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ की ये फर्स्ट वॉर है। उसके बाद दोनों ही शिप में जाते हैं, जहाँ पे अयाबा मायो से कहता है कि अब वो फाइटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से बार बार दूसरे लोग हर्ट होते हैं, ये देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मायो भी सबकी तरह उसे ब्लेम नहीं करती है, क्योंकि वो भी उसे सेवियर की तरह ही देखती थी। अभी अयाबा को भी समझ आ रहा था कि लोग उसे फाइट करते हुए क्यों देखना चाहते हैं, और इसके बाद वो भी फाइट करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो कमांडर के पास जाता है और पायलट बनने के लिए अग्री होता है, ताकि वो बैटल में लड़ाई कर सके। और यही में भी उसका दूसरा चांस है हिना से भी मिलने के लिए। कमांडर से श्योर होने के लिए कहते हैं, क्योंकि हिना में भी जब उसे नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो वो उसे एनिमी ही समझेगी और इस बार की तरह वो उसे स्पेयर नहीं करेगी। लेकिन डियो अभी तक इस चीज के अपोज में था, पर उसके सारे ही टीम मेंबर्स अयाबा को फाइट करते हुए देखना चाहते थे, जिससे डियो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। जिसके बाद अयाबा को सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। ये न्यूज देने के लिए वो कॉनराड के पास जाता है। कॉनराड खुश होता है, लेकिन उसके पास में खड़ी लड़की अवीरा अयाबा से कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब फाइट हो तो वो डियो के साथ सिंक्रोनाइजेशन ना करे, क्योंकि उस वजह से दोनों के ही ब्रेन को सीरियसली डैमेज हो सकता है।
उसी रात को कमांडर भी अयाबा के पास आता है और अयाबा से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने वापस से बैटलफील्ड पे आने का डिसाइड किया, वरना नेशनल सीक्रेट्स को रखने के लिए हमें तुम्हें शूट करना पड़ता। अब जैसे ही वो लोग टेक ऑफ करने वाले थे, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि पास ही की कार्गो शिप को रिपब्लिक ने अटैक कर दिया है। सभी वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाते हैं। मायो जहाँ पे अयाबा को इन्फॉर्म करती है कि इस बार सिंक्रोनाइजेशन का टाइम सिर्फ 6 मिनट ही होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी से अपना काम कंप्लीट करना होगा। डियो सारे ही ऑर्डर्स को मानता है, लेकिन बार बार से अयाबा के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना अच्छा नहीं लग रहा था। अब सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए दोनों ही मेंबर्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर डियो अयाबा पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है और दोनों को ही नॉर्मली फाइट करनी पड़ती है। तभी डियो को अटैक वाली शिप पे अपनी फैमिली का एम्बलम दिखाई देता है, जिससे सभी लोग डियो की हेल्प करने चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके, क्योंकि वो बहुत ही इम्पेशेंट होकर लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पे अयाबा डियो से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचाने में हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए हमें टेम्परेरी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं एंड सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और वहाँ पे खड़े सारे ही एनिमीज को अटैक करके उनकी शिप को बचा लेते हैं। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कमांड शिप एनिमी शिप को अटैक करती है। उसके बाद डियो की फैमिली शिप को एयरपोर्ट लेके जाया जाता है, जहाँ पे डियो अपनी फैमिली की तरफ भागता है और अपनी छोटी सिस्टर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि अब इस प्लेस में रहना वेस्ट ऑफ टाइम के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे अयाबा को अभी भी डियो की फैमिली सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पे मायो और दूसरा पर्सन जिनका नाम लेफ्टिनेंट ओगिसाका था, वो वहाँ पे आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अब से वो अयाबा के ट्रेनर्स हैं। दूसरी तरफ कमांडर को बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थे। जिसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट से अपने 2 ट्रम्प कार्ड्स के बारे में पूछते हैं, जो कि डियो और अयाबा थे। जहाँ पे पता चलता है कि डियो फैमिली इश्यूज होने की वजह से सबसे अलग होके अलग से ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरी तरफ अयाबा शिप के ट्रेडिशन की तरह ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पे ओगिसाका जब अयाबा को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, तो अयाबा को लगता है कि मे बी लड़ने का डिसीजन लेके उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिससे वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन माई उसे रोकती है और कहती है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। जिसके बाद अयाबा को पूरी शिप की क्लीनिंग करनी पड़ती है, जिसमें बाथरूम भी इंक्लूडेड था और उसे किचन में भी हेल्प करवानी पड़ती है। दूसरी तरफ हीना को भी रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन एल्फ्रेड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी और उसके लिए हम जो भी काम कहेंगे वो करने होंगे। दूसरी तरफ हम वाइसन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो हीना में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था, लेकिन हीना की नजरों में वो टीममेट से ज्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे अयाबा शिप साफ करते करते थक गया था, लेकिन सडनली वो डियो की सिस्टर को आते हुए देखता है, जिसे सिक्योरिटी ने गन पॉइंट पे रोक रखा था। अयाबा फिर उसके पास जाता है, जहाँ पे डियो की सिस्टर अपना नाम फियोना बता के इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मैं डियो को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे देखकर गुस्सा करता और कल मेरे फादर के वर्ड्स की वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट भी हुआ होगा। फियोना बताती है कि डियो ने सबसे पहले लड़ना हमारे होम टाउन में ही स्टार्ट किया था और उसकी बैटल में ही हमारी मदर की डेथ हो गई थी। फियोना के भी लेग्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे डियो खुद को ब्लेम करने लगा और इसी वजह से वो अपनी फैमिली को कभी भी फेस नहीं कर पाता है। अयाबा ये सब कुछ सुन के फियोना की हेल्प करने का डिसाइड करता है। फिर वो गार्ड्स के सामने जाकर स्टमक पेन होने का नाटक करता है और इसी बीच में फियोना और उसके सर्वेंट वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद तीनों ही कमांड रूम में जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं जाके उन्हें डियो की लोकेशन के बारे में पता लगता, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि सब ने अयाबा की वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और इसी प्रिपरेशन से उसे दूर रखने के लिए शिप की क्लीनिंग का काम दिया गया था। उसके बाद अयाबा डियो को कॉल करके वहां आने के लिए कहता है ताकि वो उसके सिस्टर से बात कर सके, लेकिन तभी स्क्रीन पर बैटल अलर्ट अपीयर होती है। पता चलता है कि फेडरेशन की जितनी भी फोर्सेस सी में थी, उनसे लड़ने के लिए वहां पे रिपब्लिक आ चुकी है। डियो भी लड़ने के लिए तैयार होता है और जाते जाते अपने सिस्टर से बात करता है और उससे माफी मांगता है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उस दिन जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और अगर कोई भी तुम्हें ब्लेम करे तो वो इंसान गलत है। डियो को अच्छा लगता है कि उसकी बहन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई, लेकिन जैसे ही वो बैटल के लिए आगे बढ़ता है, वहां पे एनिमीज आ जाते हैं और एनिमीज को एल्फ्रेड ही लेके आया था, जिससे कमांडर प्लान चेंज करते हैं और यहीं पर सबको बैटल करने के लिए कहते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।